नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और प्रेमचंद की अनसुनी कहानियों कार्यक्रम में। आशा है आप मुझे सुन पा रहे हैं। जुड़िए क्योंकि हम लाए हैं एक और अनसुनी कहानी आज आप सबके लिए। कुछ सेकंड इंतजार करते हैं जब तक आप लोग सब जुड़ रहे हैं। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो कमेंट्स का इस्तेमाल करके जरूर बताएं। आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है और अगर आपने हमारी पिछली दोनों कहानियां सुनी, शिल्पा वर्मा जी की कहानी और कल चैताली जी ने जो कहानी पढ़ी, दोनों ही कहानी बहुत ही प्यारी थी और हमें बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपने भी कहानी सुनी है और आपको भी अच्छा लगा। अगर आपने नहीं सुनी तो आज के लाइव के बाद में जाकर आप हमारे इंडी पॉडकास्टर पेज पर अभी भी सुन सकते हैं। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आप जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन में, तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। हेलो दीप्ति जी, वेलकम, स्वागत है आपका। हमारे साथ साहिल जी भी जुड़ चुके हैं। हेलो। ताजुद्दीन जी को भी नमस्कार, हेलो। काफी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग जुड़ रहे हैं और अभी भी रास्ते में हैं कि भाई आज के लाइव सेशन जुड़े, उनको मैं उनके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। तब तक मैं बता देता हूं कि क्या है ये प्रोग्राम और क्या करते हैं हम यहाँ पर। प्रेमचंद की अनसुनी कहानियां, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही खास है। और ये कहानी क्लब के मेंबर्स के साथ में मैंने मिलकर कुछ 3 हफ्तों का ये प्रोग्राम बनाया है। और हमारी कोशिश ये है कि हम इस कार्यक्रम के थ्रू आप तक अनसुनी कहानियां, अनजानी कहानियां, ऐसी कहानियां प्रेमचंद जी की जो आपने कभी सुनी नहीं, वैसी कहानियां लाई। प्रेमचंद जी ने कुछ 300 कहानियां लिखी है, कई उपन्यास लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। तो ये तो मुनासिब है कि आपने सारे नहीं पढ़े, आप कितने बड़े प्रेमचंद के फैन हो। तो हमारी ये कोशिश के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे प्रेमचंद के कलम का जादू कितने सालों तक चला और उन्होंने बहुत ही कम समय में कितनी उम्दा कहानियां लिखी है। तो हर शाम 7 बजे, गुरुवार से रविवार, थर्सडे से रविवार तक, रोज शाम 7 बजे हम एक नई अनसुनी कहानी आप तक ला रहे हैं, यहीं इंडी पॉडकास्टर के पेज पर। और ये कहानी बाद में यूट्यूब पर भी उपलब्ध किया जा रहा है। तो अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, तो कमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए और कहानी का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। दीप्ति जी कह रही हैं कि आज की कहानी का बेसब्री से इंतजार है, मुझे भी, क्योंकि मैंने भी नहीं सुनी है अभी तक पूनम जी की आवाज में। हीना कह रही है हाय। साधना जी कह रही हैं ऑल द बेस्ट पूनम जी को। जी बिल्कुल। पूनम जी काफी नर्वस है, लेकिन मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज के इस प्रोग्राम में उन्हें बहुत मजा आने वाला है और हमें भी बहुत मजा आने वाला है उनके साथ कहानी सुनने में। तो चलिए कहानी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। क्या है कहानी, कौन सी कहानी है? आज हम सुनने वाले हैं कहानी बालक। ये जो कहानी है ये बहुत ही खास है क्योंकि ये एक नौकर और एक मालिक के बीच की कहानी है, लेकिन ये एक समाज का दर्पण दिखाती है। गंगू के थ्रू हम बहुत कुछ जान पाते हैं कि कैसे लोग हमें गलत समझ सकते हैं, कैसे हमारी सोच दूसरों पर डाल सकते हैं, और इसी से पता चलता है अंत में कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है और इसे हमारे लिए पढ़ेंगी पूनम अहमद जी। पूनम अहमद जी को बहुत लोग जानते हैं यहाँ पर। वो बहुत ही जानी मानी लेखिका है। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी है। इनके 4 किताब आ चुके हैं और 5वां कहानी संग्रह जल्दी आने वाला है। इनकी कहानियां बहुत ही दिल को छूने वाली और रिश्तों के बारे में होती है। इन्हें प्रेम कहानियां लिखना और पढ़ना तो कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो पूनम जी, सबसे पहले तो वेलकम आपका आज थैंक के इस यू। प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। पिछले 2 दिन आपने इस प्रोग्राम का संचालन किया और आज आप जी, कहानी सुनाना सुनाने वाली है। जी, तो जी। कैसा लग रहा है मंच पे उस ओर बैठ के? मुझे आज ऐसा लग रहा है कि संचालन करना ठीक था। जब संचालन कर रही थी तब लग रहा था नहीं, इससे अच्छा तो है कहानी सुना लो।
तो मैं नर्वस दोनों टाइम थी। बिल्कुल, बट जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है, नर्वस होना अच्छी बात है और कहानी तो आप बहुत ही उम्दा सुनाने वाली है, हमें इस पे कोई डाउट नहीं है। तो बिना देखते कोई हैं। विलंब किए चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी बालक। आज की कहानी है बालक, लेखक वही हमारे प्रिय प्रेमचंद। शुरू करती हूँ। गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वो अपने को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे सईस और खिदमतगार मुझे दूर से सलाम करते हैं। गंगू मुझे कभी सलाम नहीं करता। वो शायद मुझसे पालागन की आशा रखता है। मेरा जूठा गिलास कभी हाथ से नहीं छूता और ना कभी मेरी इतनी हिम्मत हुई कि उससे पंखा झलने को कहूँ। जब मैं पसीने से तर होता हूँ और वहां कोई दूसरा आदमी नहीं होता, तो गंगू आप ही आप पंखा उठा लेता है। लेकिन उसकी मुद्रा से यह भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि मुझ पर कोई एहसान कर रहा है और मैं भी न जाने क्यों फौरन ही उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूँ। उग्र स्वभाव का मनुष्य है, किसी की बात नहीं सह सकता। ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिनसे उसकी मित्रता हो, पर सईस और खिदमतगार के साथ बैठना शायद वो अपमानजनक समझता है। मैंने उसे किसी से मिलते जुलते नहीं देखा। आश्चर्य ये है कि उसे भंगभूति से प्रेम नहीं, जो इस श्रेणी के मनुष्यों में एक असाधारण गुण है। मैंने उसे कभी पूजा पाठ करते या नदी में स्नान करते भी नहीं देखा। बिल्कुल निरक्षर है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी प्रतिष्ठा और सेवा करे। और क्यों ना चाहे, जब पुरखों की पैदा की हुई संपत्ति पर आज भी लोग अधिकार जमाए हुए हैं और उसी शान से मानो खुद पैदा किए हों, तो वो क्यों उस प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग दे जो उसके पुरखों ने संचय किया था। ये तो उसकी बपौती है। मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का है कि मैं अपने नौकरों से बहुत कम बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं खुद ना बुलाऊं, कोई मेरे पास ना आए। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि जरा सी बातों के लिए नौकरों को आवाज देता फिरूं। मुझे अपने हाथ से सुराही से पानी उड़ेल लेना, अपना लैंप जला लेना, अपने जूते पहन लेना या अलमारी से कोई किताब निकाल लेना, इससे कहीं ज्यादा सरल मालूम होता है कि मैं हींगन और मैकू को पुकारूं। इससे मुझे अपनी स्वेच्छा और आत्मविश्वास का बोध होता है। नौकर भी मेरे स्वभाव से परिचित हो गए हैं और बिना जरूरत मेरे पास बहुत कम आते हैं। इसलिए एक दिन जब प्रातःकाल गंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये लोग जब आते हैं ना, तो पेशगी हिसाब में कुछ मांगने के लिए या किसी दूसरे नौकर की शिकायत करने के लिए। मुझे ये दोनों ही बातें अत्यंत अप्रिय हैं। मैं पहली तारीख को हर एक का वेतन चुका देता हूँ और बीच में जब कोई कुछ मांगता है तो क्रोध आ जाता है। कौन दो दो चार चार रुपए का हिसाब रखता फिरे। फिर जब किसी को महीने भर की पूरी मजूरी मिल गई, तो उसे क्या हक है कि उसे 15 दिन में खर्च कर दे और ऋण या पेशगी की शरण ले। और शिकायतों से तो मुझे घृणा है। मैं शिकायतों को दुर्बलता का प्रमाण समझता हूँ या ठकुर सुहाती की शुद्र चेष्टा। मैंने माथा सिकोड़कर कहा, क्या बात है, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। गंगू के तीखे अभिमानी मुख पर आज कुछ ऐसी नम्रता, कुछ ऐसी याचना, कुछ ऐसा संकोच था कि मैं चकित हो गया। ऐसा जान पड़ा वो कुछ जवाब देना चाहता है मगर शब्द नहीं मिल रहे। मैंने जरा नम्र होकर कहा, आखिर क्या बात है, कहते क्यों नहीं। तुम जानते हो ना ये मेरे ठहरने का समय है, मुझे देर हो रही है। गंगू ने निराशा भरे स्वर में कहा, तो आप हवा खाना जाएं, मैं फिर आ जाऊंगा। ये अवस्था और भी चिंताजनक थी। इस जल्दी में तो वो एक क्षण में अपना वृतांत कह सुनाएगा। वो जानता है कि मुझे ज्यादा अवकाश नहीं है। दूसरे अवसर पर तो दुष्ट घंटों रोएगा। मेरे कुछ लिखने पढ़ने को तो वो शायद कुछ काम समझता भी हो, लेकिन विचार को, जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है, वो मेरे विश्राम का समय समझता है। वो उसी वक्त आकर मेरे सिर पर सवार हो जाएगा। मैंने निर्दयता के साथ कहा, क्या कुछ पेशगी मांगने आए हो। मैं पेशगी नहीं देता। नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगी। तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो। मुझे शिकायतों से घृणा है। नहीं सरकार, मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की। गंगू ने अपना दिल मजबूत किया। उसकी आकृति से स्पष्ट झलक रहा था मानो वो कोई छलांग मारने के लिए अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर रहा हो, और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, हुजूर, मुझे आप छुट्टी दे दें।
मैं आपकी नौकरी अब ना कर सकूंगा। ये इस तरह का पहला प्रस्ताव था जो मेरे कानों में पड़ा। मेरे आत्माभिमान को चोट लगी। मैं जब अपने को मनुष्यता का पुतला समझता हूँ, अपने नौकरों को कभी कटु वचन नहीं कहता, अपने स्वामित्व को यथासाध्य म्यान में रखने की चेष्टा करता हूँ, तब मैं इस प्रस्ताव पर क्यों ना विस्मित हो जाता। कठोर स्वर में बोला, क्यों? क्या शिकायत है? आपने तो हुजूर जैसा अच्छा स्वभाव पाया है वैसा कोई क्या पाएगा, लेकिन बात ऐसी आ पड़ी है कि अब मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा ना हो कि पीछे से कोई बात हो जाए हुजूर, तो आपकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी आबरू में बट्टा लगे। मेरे दिल में उलझन पैदा हुई। जिज्ञासा की अग्नि प्रचंड हो गई। आत्मसमर्पण के भाव से बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम तो पहेलियां बुझा रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या मामला है? गंगू ने बड़ी नम्रता से कहा, हुजूर, बात यह है कि वो स्त्री जो अभी अभी विधवा आश्रम से निकाल दी गई है, वो गोमती देवी। वो चुप हो गया। मैंने अधीर होकर कहा, हाँ, निकाल दी गई है तो फिर तुम्हारी नौकरी से उसका क्या संबंध? गंगू ने जैसे अपने सिर का भारी बोझ जमीन पर पटक दिया। मैं उससे ब्याह करना चाहता हूँ बाबूजी। मैं विस्मय से उसका मुंह ताकने लगा। ये पुराने विचारों का पोंगा ब्राह्मण, जिसे नई सभ्यता की हवा तक ना लगी, उस उल्टा से विवाह करने जा रहा है, जिसे कोई भला आदमी अपने घर में भी कदम न रखने देगा। गोमती ने मोहल्ले के शांत वातावरण में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी। कई साल पहले वो विधवाश्रम से भागी आई थी। 3 बार आश्रम के कर्मचारियों ने उसका विवाह करा दिया था, पर हर बार वो महीने में 15 दिन के बाद भाग आई थी। यहाँ तक कि आश्रम के मंत्री ने अब की बार उसे आश्रम से निकाल दिया था। तब से वो इसी मोहल्ले में एक कोठरी लेकर रहती थी और सारे मोहल्ले के शोधों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनी हुई थी। मुझे गंगू की सरलता पर क्रोध भी आया और दया भी। इस गधे को सारी दुनिया में कोई स्त्री ना मिलती थी जो इससे ब्याह करने जा रहा है। जब वो 3 बार पतियों के पास से भाग आई, तो इसके पास कितने दिन रहेगी? कोई गांठ का पूरा आदमी होता तो एक बात भी थी, शायद साल 6 महीना टिक जाती। ये तो निपट आंख का अंधा है। 1 सप्ताह भी तो निभाना होगा। मैंने चेतावनी के भाव से पूछा, तुम्हें इस स्त्री की जीवन कथा मालूम है? गंगू ने आंखों देखी बात की तरह कहा, सब झूठ है सरकार। लोगों ने हक नाहक उसको बदनाम कर दिया है। क्या कहते हो? वो 3 बार अपने पतियों के पास से भाग नहीं आई। उन लोगों ने उसे निकाल दिया हुजूर, तो क्या करती? कैसे बुद्धू आदमी हो। कोई इतनी दूर से आकर विवाह करके ले जाता है, हजारों रुपया खर्च करता है, इसलिए कि औरत को निकाल दे? गंगू ने भावुकता से कहा, जहां प्रेम नहीं है हुजूर, वहां कोई स्त्री नहीं रह सकती। स्त्री केवल रोटी कपड़ा ही नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी तो चाहती है हुजूर। वे लोग समझते होंगे कि हमने एक विधवा से विवाह करके उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। चाहते होंगे कि तन मन से वो उनकी हो जाए, लेकिन दूसरे को अपना बनाने के लिए पहले आप उसका बन जाना पड़ता है हुजूर। ये बात है। फिर उसे एक बीमारी भी है। उसे कोई भूत लगा हुआ है। वो कभी कभी बकझक करने लगती है और बेहोश हो जाती है। और तुम ऐसी स्त्री से विवाह करोगे? मैंने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा, समझ लो जीवन कड़वा हो जाएगा। गंगू ने शहीदों के से आवेश में कहा, हुजूर, मैं तो समझता हूँ मेरी जिंदगी बन जाएगी बाबूजी, आगे भगवान की मर्जी। मैंने जोर देकर पूछा, तो तुमने तय कर लिया है? हाँ हुजूर। तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूँ। मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूँ, लेकिन जो आदमी एक दुष्टा से विवाह करे, उसे अपने यहाँ रखना वास्तव में जटिल समस्या थी। आए दिन टंटे बखेड़े होंगे, नई नई उलझने पैदा होंगी। कभी पुलिस दौड़ लेकर आएगी, कभी मुकदमे खड़े होंगे। संभव है चोरी की वारदातें भी हों। इस दलदल से दूर रहना ही अच्छा। गंगू क्षुधा पीड़ित प्राणी की भांति रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रहा है। रोटी जूठी है, सूखी हुई है, खाने योग्य नहीं है, इसकी उसे परवाह नहीं। उसको विचार बुद्धि से काम लेना कठिन था। मैंने उसे पृथक कर देने में ही अपनी कुशल समझी। 5 महीने गुजर गए। गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया था और उसी मोहल्ले में एक खपरेल का मकान लेकर रहता था।
वो अब चाट का खोंचा लगाकर गुजर बसर करता था। मुझे जब कभी बाजार में मिल जाता तो मैं उसका कुशल क्षेम पूछता। मुझे उसके जीवन से विशेष अनुराग हो गया था। ये एक सामाजिक प्रश्न की परीक्षा थी। सामाजिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी। मैं देखना चाहता था इसका परिणाम क्या होता है। मैं गंगू को सदैव प्रसन्न मुख देखता। समृद्धि और निश्चिंतता के मुख पर जो एक तेज और स्वभाव में जो एक आत्मसम्मान पैदा हो जाता है, वो मुझे यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता था। रुपए 20 आने की रोज बिक्री हो जाती थी। इसमें लागत निकालकर 8-10 आने बच जाते थे। यही उसकी जीविका थी। किंतु इसमें किसी देवता का वरदान था, क्योंकि इस वर्ग के मनुष्यों में जो निर्लज्जता और विपन्नता पाई जाती है, इसका वहां चिन्ह तक न था। उसके मुख पर आत्मविकास और आनंद की झलक थी, जो चित्त की शांति से ही आ सकती है। एक दिन मैंने सुना कि गोमती गंगू के घर से भाग गई है। कह नहीं सकता क्यों। मुझे इस खबर से एक विचित्र आनंद हुआ। मुझे गंगू के संतुष्ट और सुखी जीवन पर एक प्रकार की ईर्ष्या होती थी। मैं इसके विषय में किसी अनिष्ट की, किसी घातक अनर्थ की, किसी लज्जास्पद घटना की प्रतीक्षा करता था। इस खबर से ईर्ष्या को सांत्वना मिली। आखिर वही बात हुई जिसका मुझे विश्वास था। आखिर बच्चा को अपनी अदूरदर्शिता का दंड भोगना पड़ा। अब देखें बच्चा कैसे मुंह दिखाते हैं। अब आंखें खुलेंगी और मालूम होगा कि लोग जो उन्हें इस विवाह से रोक रहे थे, उनके कैसे शुभचिंतक थे। उस वक्त तो ऐसा मालूम होता था मानो कोई दुर्लभ पदार्थ मिला जा रहा हो, मानो मुक्ति का द्वार खुल गया है। लोगों ने कितना कहा कि ये स्त्री विश्वास के योग्य नहीं है, कितनों को दगा दे चुकी है, तुम्हारे साथ भी दगा करेगी, लेकिन इन कानों पर जू तक न रेंगी। अब मिले तो जरा उनका मिजाज पूछूं, कहूं क्यों महाराज, देवी जी का ये वरदान पाकर प्रसन्न हुए या नहीं। तुम तो कहते थे वो ऐसी है वैसी है। लोग उस पर केवल दुर्भावना के कारण दोष आरोपित करते हैं। अब बतलाओ किसकी भूल थी। उसी दिन संयोगवश गंगू से बाजार में भेंट हो गई। घबराया हुआ था, बदहवास था, बिल्कुल खोया हुआ। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। लज्जा से नहीं, व्यथा से। मेरे पास आकर बोला, बाबूजी, गोमती ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने कुटिल आनंद से लेकिन कृत्रिम सहानुभूति दिखाकर कहा, तुमसे तो मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम माने ही नहीं। अब सब्र करो, इसके सिवा और क्या उपाय है। रुपए पैसे ले गई या कुछ छोड़ गई। गंगू ने छाती पर हाथ रखा। ऐसा जान पड़ा मानो मेरे इस प्रश्न ने उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। अरे बाबूजी, ऐसा ना कहिए। उसने धेले की भी चीज नहीं छुई। अपना जो कुछ था वो भी छोड़ गई। न जाने मुझ में क्या बुराई देखी। मैं उसके योग्य न था। और क्या कहूँ बाबूजी, वो पढ़ी लिखी थी, मैं करिया अक्षर भैंस बराबर। मेरे साथ इतने दिन रही, यही बहुत था। कुछ दिन और उसके साथ रह जाता बाबूजी, तो मैं आदमी बन जाता। उसका आपसे कहाँ तक बखान करूं हुजूर। औरों के लिए चाहे जो कुछ रही हो, मेरे लिए तो किसी देवता का आशीर्वाद थी। न जाने मुझसे ऐसी क्या खता हो गई, मगर कसम ले लीजिए हुजूर, जो उसके मुख पर मैल तक आया हो। मेरी औकात ही क्या है बाबूजी, 10-12 आने का मजूर हूं, पर इसी में उसके हाथों इतनी बरकत थी कि कभी कमी नहीं पड़ी। मुझे तो इन शब्दों से घोर निराशा हुई। मैंने समझा था वो उसकी बेवफाई की कथा कहेगा और मैं उसकी अंधभक्ति पर कुछ सहानुभूति प्रकट करूंगा, मगर उस मूर्ख की आंखें तो अब तक नहीं खुली। अब भी उसी का मंत्र पढ़ रहा है। अवश्य ही इसका चित्त कुछ अव्यवस्थित है। मैंने कुटिल परिहास आरंभ किया, तो तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले गई। कुछ भी नहीं बाबूजी, ढेले की एक चीज भी नहीं। और तुमसे प्रेम भी बहुत करती थी। अब आपसे क्या कहूं बाबूजी, वो प्रेम तो मरते दम तक याद रहेगा। फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई। यही तो आश्चर्य है बाबूजी। तिरिया चरित्र का नाम कभी सुना है। अरे बाबूजी, ऐसा ना कहिए। मेरी गर्दन पर कोई छुरी रख दे तो भी मैं उसका यश ही गाऊंगा। तो फिर ढूंढ निकालो। हाँ मालिक, जब तक उसे ढूंढ ना लाऊंगा मुझे चैन ना आएगा। मुझे इतना मालूम हो जाए कि वो कहाँ है, फिर तो मैं उसे ले ही आऊंगा। और बाबूजी, मेरा दिल कहता है कि वो आएगी जरूर। देख लीजिएगा।
वो मुझसे रूठ कर नहीं गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। जाता हूँ, महीने 2 महीने जंगल पहाड़ की धूल छानूंगा, जीता रहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा। ये कहकर वो उन्माद की दशा में एक तरफ चल दिया। इसके बाद मुझे एक जरूरत से नैनीताल जाना पड़ा, सैर करने के लिए नहीं। 1 महीने के बाद लौटा और अभी कपड़े भी ना बदले थे कि देखता हूँ गंगू एक नवजात शिशु को गोद में लिए खड़ा है। शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इतने पुलकित ना हुए होंगे। मालूम होता था उसके रोम रोम से आनंद फूटा पड़ता है। चेहरे और आंखों से कृतज्ञता और श्रद्धा के राग से निकल रहे थे। कुछ वही भाव था जो किसी क्षुधा पीड़ित भिक्षुक के चेहरे पर भरपेट भोजन करने के बाद नजर आता है। मैंने पूछा, कहो महाराज, गोमती देवी का कुछ पता लगा? तुम तो बाहर गए थे। गंगू ने आप ही में न समाते हुए जवाब दिया, हाँ बाबूजी, आपके आशीर्वाद से ढूंढ लाया। लखनऊ के जनाने अस्पताल में मिली। यहाँ एक सहेली से कह गई थी कि अगर वो घबराए तो बता देना। मैं सुनते ही लखनऊ भागा और उसे घसीट लाया। घाते में ये बच्चा भी मिल गया। उसने बच्चे को उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, मानो कोई खिलाड़ी तमगा पाकर दिखा रहा हो। मैंने उपहास के भाव से पूछा, अच्छा, ये लड़का भी मिल गया? शायद इसलिए यहाँ से भागी थी। है तो तुम्हारा ही लड़का। मेरा काहे को बाबूजी, आपका है, भगवान का है। तो लखनऊ में पैदा हुआ? हाँ बाबूजी, अभी तो कुल 1 महीने का है। तुम्हारे ब्याह हुए कितने दिन हुए? हुजूर, ये 7वां महीना जा रहा है। तो शादी के 6ठे महीने पैदा हुआ? और क्या बाबूजी, फिर भी तुम्हारा लड़का है? हाँ जी। कैसे बेसिर पैर की बात कर रहे हो? मालूम नहीं वो मेरा आशय समझ रहा था या बन रहा था। उसी निष्कपट भाव से बोला, मरते मरते बची बाबूजी, नया जन्म हुआ है। 3 दिन 3 रात छटपटाती रही। कुछ ना पूछिए। मैंने अब जरा व्यंग्य भाव से कहा, लेकिन 6 महीने में लड़का होते आज ही सुना। ये चोट निशाने पर जा बैठी। मुस्कुराकर बोला, अच्छा, वो बात। मुझे तो उसका ध्यान भी नहीं आया। इसी भय से तो गोमती भागी थी। मैंने कह दिया, गोमती, अगर तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिलता तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं भी चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे पास ना आऊंगा। तुमको जब कुछ काम पड़े तो मुझे लिखना, मैं भरसक तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुमसे कुछ मलाल नहीं है। मेरी आंखों में तुम अब भी उतनी ही भली हो। अब भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ। नहीं, अब मैं तुम्हें और ज्यादा चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा मन मुझसे फिर नहीं गया है तो मेरे साथ चलो। गंगू जीते जी तुमसे बेवफाई ना करेगा। मैंने तुमसे इसलिए विवाह नहीं किया कि तुम देवी हो, बल्कि इसलिए किया कि मैं तुम्हें चाहता था और सोचता था कि तुम भी मुझे चाहती हो। ये बच्चा मेरा बच्चा है, मेरा अपना बच्चा है। मैंने एक बोया हुआ खेत लिया तो उसकी क्या फसल को इसलिए छोड़ दूंगा कि उसे किसी दूसरे ने बोया था? ये कहकर उसने जोर से ठट्ठा मारा। मैं कपड़े उतारना भूल गया। कह नहीं सकता क्यों मेरी आंखें सजल हो गई। ना जाने वो कौन सी शक्ति थी जिसने मेरी मनोगत घृणा को दबाकर मेरे हाथों को बढ़ा दिया। मैंने उस निष्कलंक बालक को गोद में ले लिया और इतने प्यार से उसका चुंबन लिया कि शायद अपने बच्चों का भी ना लिया होगा। गंगू बोला, बाबूजी, आप बड़े सज्जन हैं। मैं गोमती से बार बार आपका बखान किया करता हूँ। कहता हूँ चल एक बार उनके दर्शन करा, लेकिन मारे लाज के आती ही नहीं। मैं और सज्जन? अपनी सज्जनता का पर्दा आज मेरी आंखों से हटा। मैंने भक्ति से डूबे हुए स्वर में कहा, नहीं जी, मेरे जैसे कलुषित मनुष्य के पास वो क्या आएगी। चलो, मैं उनके दर्शन करने चलता हूँ। तुम मुझे सज्जन समझते हो? मैं ऊपर से सज्जन हूँ, पर दिल का कमीना हूँ। असली सज्जनता तुम में है गंगू, और ये बालक वो फूल है जिससे तुम्हारी सज्जनता की महक निकल रही है। मैं बच्चे को छाती से लगाए हुए गंगू के साथ चला। थैंक यू। तो ये थी बालक। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स तो पूरे समय आ रहे थे पूनम जी की कहानी बहुत ही बेहतरीन चल रही है और आपने थैंक यू। बहुत ही उम्दा पढ़ा, बहुत ही प्यारा पढ़ा। गंगू की इस कहानी को कहीं ना कहीं सबके दिल ने छू लिया होगा। आपने बहुत तैयारी की है इस कहानी पर।
आप कुछ और बताना चाहेंगे कहानी के बारे में? बस मुझे आजकल प्रेमचंद ही प्रेमचंद दिखाई देते हैं हर जगह, उन्हीं की कहानियाँ, उन्हीं के डायलॉग। मैं आजकल बिल्कुल उन्हीं के कहानियों में डूबी हुई हूँ। और ये कहानी मैं जितनी बार पढ़ रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी। सचमुच पढ़ने में ही मुझे अच्छी लग रही थी ये कहानी। कहानी की जो वो जो लाइन है जब वो अंत में बोलता है कि भाई अब मैंने फसल जब मैंने खेत लिया है तो अब उसमें किसी और ने फसल बोई है तो क्या हुँ, मैं हुँ, फसल हटा हुँ, दूंगा, काट के फेंक हुँ, दूंगा। हुँ, हुँ, बहुत ही गहरी लाइन है, बहुत हुँ। ही जी, ज्यादा सोचने वाली लाइन है। एक ऐसी जी। सोच है जो खासकर जिस समय में ये कहानी लिखी गई थी हुँ, उस समय के हुँ। लिए तो बहुत ही आगे की सोच है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये क उनकी कहानियों की ये ख़ासियत है। वो ऐसा लगता है जैसे आजकल के टाइम में लिखी गई हैं। हर कहानी में ये बात है। बिल्कुल। देखें कुछ कमेंट्स भी पढ़ते हैं, क्या कमेंट्स आए हैं आपके लिए। दीप्ति जी कह रही हैं बहुत ही शानदार अनसुनी कहानी सुनाई पीयूष जी आपने आज। भाई हमने तो बस कहानी लेकर आए हैं, कहानी तो हमें पूनम जी सुना रही है, लेकिन हाँ बहुत ही प्यारी कहानी थी। कुशल कह रहे हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी। तोशी जी कह रही हैं बहुत बहुत बढ़िया। अब्दुल जी कह रहे हैं बेहतरीन कहानी। थैंक यू। तृप्ति जी कह रही है उम्दा वाचन। थैंक यू तृप्ति। देखिए सभी कह रहे हैं कि आप बेकार में ही नर्वस हुई थी, कहानी आपने बहुत ही प्यारी पढ़ी और सबको बहुत पसंद आई। और खासकर कहानी के पीछे जो मैसेज है, मेरे ख्याल से हंसते हुए जो भोलापन है गंगू का, उसके पीछे एक जो मैसेज जो प्रेमचंद जी देना चाह रहे थे दुनिया के लिए, समाज के लिए, और किस हुँ, नजरिए से हम कैसे अपने सोच विचार दूसरों पे डालते हैं, वो मुझे जी, बहुत ही खास लगे इस कहानी में। जी, जी। तो इसी के साथ मैं आप सबको बता दूं कि हमारी प्रेमचंद की अनसुनी कहानियां का ये जो कार्यक्रम है ये अभी चलता रहेगा। ये अगले 2 हफ्ते तक हमारे साथ चलेगा। कल फिर से हम एक और अनसुनी कहानी लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए। कल के बाद फिर अगले गुरुवार से फिर से सिलसिला शुरू होगा शाम 7 बजे। तो यूं ही हम 12 अनसुनी कहानियां आप तक लाएंगे, 12 अलग अलग कलाकारों के साथ। तो जुड़ते रहिए। इंडी पॉडकास्टर पेज को लाइक कीजिए ताकि जब भी हम लाइव आए आपको पता चल जाए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेमचंद जी की ऐसी अनसुनी कहानियां सुन सके। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।